हम सभी ये जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस थे और उनका जो ब्रेन है वो 1000 साइंटिस्ट से भी तेजी से काम करता था। चीजें जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, आइंस्टीन ने उन चीजों पर काम किया। और एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिस्ट थे, उन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी को पब्लिश किया E=mc² एंड उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी को देकर के दुनिया को पूरी तरीके से हैरान कर दिया और उन्हें दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। इसीलिए उनको अपनी थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। देखिए, उनकी इस थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग पावर की वजह से लोग ये मानते हैं कि जो उनका ब्रेन था वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन था, जो कि एक नॉर्मल ब्रेन की, जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके ब्रेन से बिल्कुल ही डिफरेंट था। और ये बात आइंस्टीन भी बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी बॉडी के ऊपर रिसर्च की जाए, खासकर उनके ब्रेन के ऊपर। इस और आखिरकार हुआ भी वही जिस चीज़ का आइंस्टीन को डर था। अप्रैल 13, 1955 को एक साइंटिस्ट जो कि प्रिंसटन हॉस्पिटल में, जहाँ पे आइंस्टीन की डेथ हुई थी, उसने वहाँ से आइंस्टीन का ब्रेन चुरा लिया, क्योंकि वो ये चीज़ जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि आखिर ऐसा आइंस्टीन के ब्रेन में क्या है जिस वजह से जो उनकी इतने ज़्यादा वो जीनियस है, ये जानने के लिए उसने उनका ब्रेन चुराया। साइंटिस्ट ने उनका ये ब्रेन चुराया था, उनका नाम था प्रोफेसर डॉक्टर हार्वी। वह उनके ब्रेन पर स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इसीलिए जब प्रिंसटन हॉस्पिटल वालों को ये पता चला कि उसने उनका ब्रेन चुरा लिया है, तो उन्होंने उसे उसी समय फायर कर दिया, हॉस्पिटल से निकाल दिया। लेकिन उसके बाद भी जो डॉक्टर हार्वी थे वो हैंस एल्बर्ट, जो कि आइंस्टीन के बेटे थे, उनको मनाने में कामयाब हो गए और उन्होंने उनसे परमिशन ले ली उनके फादर के ब्रेन पर रिसर्च करने के लिए, कि वो उनके फादर के ब्रेन पर रिसर्च करना चाहते हैं। और उस टाइम से दुनिया को इस बारे में पता चल गया और उस समय से एक लॉन्ग जर्नी स्टार्ट होती है उनके ब्रेन पर रिसर्च की। तो उसी रिसर्च को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। डॉक्टर हार्वी जो कि एक पैथोलॉजिस्ट थे और जो कि सिर्फ वही पोस्टमार्टम के बारे में जानते थे, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा था कि वो डॉक्टर आइंस्टाइन की ब्रेन पर स्टडी कर सकते हैं, और उन्हें पूरा भरोसा भी था कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन पर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि डॉक्टर हार्वी की जॉब जा चुकी थी, वो प्रिंसटन हॉस्पिटल से निकाले जा चुके थे, इसीलिए वो आइंस्टीन के ब्रेन को लेकर चले गए पेंसिल्वेनिया, और वहाँ पर उन्होंने आइंस्टीन के ब्रेन की अनेक फ़ोटो क्लिक करी। और उसके बाद उनके ब्रेन को उन्होंने 240 पीसीज, छोटे छोटे स्मॉल पीसीज में डिवाइड कर दिया और अलग अलग जार में उसको स्टोर करके एक बेसमेंट में छुपा दिया। और जब उनकी वाइफ ने इस चीज़ को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और उन्होंने इसी चीज़ को लेकर के अपने पति से बहस कर ली। और जब ये बहस हुई तो उनके पति से उनका डिवोर्स भी हो गया। और उसके बाद डॉक्टर हार्वी वहाँ से कैनास चले गए और वहाँ पे मेडिकल सुपरवाइज़र के रूप में जॉब करने लगे। और जब भी उन्हें टाइम मिलता तो वो आइंस्टीन के ब्रेन पर रिसर्च करते थे। इसके साथ ही वे लगातार कई जगहों पे जॉब बदलते रहे, एक से जगह दूसरी जगह जाते रहे, लेकिन इसी दौरान वो कोई भी ऐसी कोई सॉलिड रिसर्च नहीं कर पाए आइंस्टीन के ब्रेन पर, जिसके चलते जो उनका लाइसेंस था, जो मेडिकल लाइसेंस था, वो भी उनसे कैंसिल कर दिया गया, उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। इस कारण से जिसके चलते अब उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अब उन्हें एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। जिस समय वो प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम, उनके ब्रेन में एक आइडिया आता है कि जितने भी टॉप न्यूरोलॉजिस्ट हैं इस जगह पे, वो सबके पास उस ब्रेन का एक एक हिस्सा बांट देंगे और उस पर उनको स्टडी कंडक्ट करने के लिए कहेंगे। और उन्होंने ब्रेन के हर एक पीस को जितने भी बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट थे उन सबके पास पहुंचा दिया उस पर बेस्ट स्टडी रिसर्च करने के लिए। और उन न्यूरोलॉजिस्ट ने जो रिसर्च पब्लिश की उसमें पाया गया कि जो आइंस्टीन का ब्रेन था वो नॉर्मल मनुष्य के ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा उसमें अंतर था। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस पाया गया था वो उनके कॉर्पस कैलोसम में पाया गया। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा मनुष्य का ब्रेन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। एक है लेफ़्ट पार्ट और दूसरी तरफ है राइट पार्ट। जो हमारा बॉडी का राइट पोर्शन है उसको लेफ़्ट जो हमारी बॉडी का राइट पोर्शन होता है उसको लेफ़्ट ब्रेन कंट्रोल करता है, एंड जो हमारी बॉडी का लेफ़्ट पोर्शन होता है उसको हमारा राइट ब्रेन कंट्रोल करता है। 90% ऑफ द लोगों में उनका लेफ़्ट ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, उनके बोलने के लिए और समझने के लिए। राइट ब्रेन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी क्रिएटिविटी, आर्ट्स और म्यूज़िक को समझने और अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अब शायद आप सोच रहे होंगे तो आखिर कॉर्पस कैलोमस का आखिर रोल क्या है, यहाँ पे उसका क्या यूज़ है। तो सोचिए, आप अभी कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हैं, आप दोनों हैंड से टाइप कर रहे हैं, और जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे
जो कीबोर्ड के कुछ कीज़ होते हैं वो आपका लेफ्ट हैंड टाइप करता है और जो कुछ कीज़ होते हैं उस पर आपका राइट हैंड टाइप करता है। लेकिन मान लीजिए आपके जो एक गलती हो जाती है आपके राइट हैंड पे, और मान लीजिए जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड से मिस्टेक हो जाती है, तो आपका राइट जो हैंड होता है वो बैक स्पेस पे बटन पे जाकर के उस मिस्टेक को करेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि जब आपके जो लेफ्ट ब्रेन ने आपके राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई और आपके लेफ्ट ब्रेन ने उसको करेक्ट कर, जिस लिंक के जरिए ये दोनों ब्रेन के पार्ट्स आपस में जुड़े होते हैं उसे कॉर्पस कैलमस कहते हैं, और इन्हीं के जरिए इनके बीच का कनेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत बना होता है। तो आइंस्टीन का कॉर्पस कैलमस था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, यानी कि जो नॉर्मल ब्रेन, जिस नॉर्मल मनुष्य का जितना ब्रेन होता है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इसका मतलब था कि जो उनके ब्रेन में कनेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नॉर्मल मनुष्य के कंपैरिजन में। इसी वजह से आइंस्टीन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस और प्रॉब्लम को अपने मन में ही, अपने ब्रेन में ही इमेजिन कर सकते थे। और उसके अलावा उनके ब्रेन, उनके कॉर्पस कैलमस के अलावा भी उनके जो ब्रेन के पैटर्न्स थे वो भी नॉर्मल मनुष्य के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पाए गए। अगर हम अदर रिसर्चेस की माने तो ऐसा पाया गया कि उनके जो न्यूरॉन्स थे उनमें काफ़ी अच्छा जो फ्लो था, वो उनके न्यूरॉन्स के बीच में काफ़ी अच्छा था। और अच्छा फ्लो होने का मतलब ये है कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को काफ़ी अच्छे से कर सकते थे, जो कि नॉर्मल मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। तो वो सब कुछ ब्रेन में ही कैलकुलेशन कर पा रहे थे। और आइंस्टीन के अंदर ये पावर थी कि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी बिना पेन पेपर की सहायता से अपने माइंड के अंदर ही कैलकुलेट कर लेते थे। उन्हें उस चीज़ के लिए किसी भी पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दूसरी रिसर्चेस की माने तो उनके जो ब्रेन का वेट था वो नॉर्मल मनुष्य के ब्रेन के मुकाबले भी काफ़ी कम था। 1230 ग्राम्स उनका नॉर्मल जो वज़न था उनके ब्रेन का, जो कि एक नॉर्मल पर्सन का अगर हम कंपेयर करें तो 1400 ग्राम्स पाया जाता है। और इसी कारण से उनका ब्रेन का जो वेट था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम था, जिस वजह से उनके ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूरॉन्स थे और उनका कनेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जो यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है, तो क्या आइंस्टीन इसी पावर के साथ ही पैदा हुए थे या जब वो बड़े हुए तब जाकर के उनके अंदर ये पावर डेवलप हुई? तो अदर रिसर्चेस की माने तो जब आइंस्टीन पैदा हुए तो उनके 5 साल के बाद ही उन्होंने बोलना सीखा, जबकि नॉर्मल जो बच्चा होता है वो 2 to 3 ईयर्स में बोलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन आइंस्टीन ने 5 ईयर्स की एज में बोलना शुरू किया। एंड उस टाइम पर भी वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते थे और ज़्यादातर टाइम अपने थॉट्स में ही खोए रहते थे, अपने अंदर ही कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। तो उनको कभी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को याद करने में बहुत ज़्यादा जो उनको हमेशा ही मैथमेटिकल टेबल्स को याद करने में डिफ़िकल्टी आती थी, क्योंकि वो कभी भी चीज़ों को याद कर नहीं पाते थे। वो सिर्फ़ उस चीज़ को माइंड के अंदर अपने तरफ से उनको लॉजिकल तरीके से सॉल्व करना उनको पसंद था। और यही बात एक बार आइंस्टीन के ब्रेन को, और यही जो बात है जो कि आइंस्टीन के ब्रेन को बाकी के ब्रेन से यूनिक बनाती है। एंड उनके जो ब्रेन के जो सेल्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसी वजह से ब्रेन उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ये थी वो चीज़ जिस वजह से कि आइंस्टीन का जो ब्रेन था वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक था बाकी नॉर्मल ब्रेनों से, इसीलिए उस पर अभी भी रिसर्चेस चल रही है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना। आपको साइकोलॉजी और मोटिवेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना अच्छा लगता है सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट डोंट lack this kind of valuable knowledge. Thanks for watching guys.